आज की क्लास में इतिहास का अध्ययन हम करेंगे। हमारे जो है पहले की कक्षाओं में प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाया गया है और आज जो है शुरुआत हो रही है मध्यकालीन भारत के इतिहास की। मध्यकालीन भारत का इतिहास 712 से मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से प्रारंभ होता है और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के साथ खत्म होता है। तो यहाँ पर जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, प्रमुख रूप से हम जो शुरुआत करेंगे वो अरबों के आक्रमण से शुरुआत की जाएगी। ये जो अरब आक्रमण है वो वस्तुतः प्रथम मुस्लिम आक्रमण है। उस समय पश्चिमोत्तर सीमा पर एक सिंध प्रांत था जिसका एक ब्राह्मण शासक था दाहिर सेन, वो वहाँ पर शासन कर रहा था। सिंध पर आक्रमण करने का जो दो असफल प्रयास किए थे वो उदैल और ओबेदुल्ला ने 711 ईस्वी में किया था। दाहिर सेन के साथ हुए युद्ध में वो दोनों पराजित हुए थे। जो सफल आक्रमण है वो मोहम्मद बिन कासिम का है। मोहम्मद बिन कासिम एक छोटे प्रांत का गवर्नर होता है और मात्र 17 वर्ष की आयु में ये किशोर मोहम्मद बिन कासिम अनेक युद्धों में विजय हासिल करता है अपनी महत्वाकांक्षा को संतुष्ट करने के लिए, और दूसरा जो भारत की आर्थिक समृद्धि है उसे लूटने के लिए, क्योंकि भारत तो उस समय दुनिया में सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था। गुप्त काल का चाहे व्यापारिक क्रम हो या उससे पूर्व मौर्यों का हो, सब में जो है भारत की आर्थिक समृद्धि बढ़ी है। भारत का जो हथकरघा उद्योग था या मलमल का उद्योग था, रेशम का था या भारतीय मसाले थे, इन सभी से जो है भारतीय विश्व व्यापार में बहुत अधिक धन अर्जित करते थे। और ये कहा जाता था कि भारत का रेशम इतना मुलायम होता था, इतना उच्च गुणवत्ता वाला होता था कि उसके थान को वो एक माचिस की डिब्बी में फोल्ड करके रखा जा सकता था। थान को किसी अंगूठी से निकाला जा सकता था। और जब भारतीय व्यापारी ऐसे उच्च गुणवत्ता के रेशम को लेकर के रोमन साम्राज्य में या यूनान में या यूरोप में व्यापार करते थे, अरब में व्यापार करते थे, तो उन्हें बड़ी मात्रा में जो है सोना मिलता था। और ये कहा जाता है कि वो लोग जो है मलमल के बदले वो जो है सोना लेकर के भारत आते थे। तो लगातार भारत की समृद्धि बढ़ रही थी। यहाँ पर जो है इतनी अधिक समृद्धि थी कि यहाँ के मंदिर वास्तव में सोने के बड़े खजानों के रूप में हुआ करते थे, सोने की मूर्तियाँ हुआ करती थी। भारत की समृद्धि से ही ये मुस्लिम आक्रमण आकर्षित हुए। प्रारंभ में जो इन्वेडर्स थे, इनका उद्देश्य भारत पर शासन करना नहीं था बल्कि भारत की समृद्धि को लूटना था। उसी उद्देश्य से इनका आगमन हुआ। दूसरा उद्देश्य इनका ये था कि भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार किया जाए। तो धन की लूटपाट और इस्लाम धर्म का प्रचार इन जो है मुस्लिम आक्रमणकारियों का प्रमुख उद्देश्य था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के साथ ही भारत में पहली बार इस्लाम धर्म का आगमन हुआ। तो ये तथ्य आप दिमाग में रखेंगे। दूसरी बात, मोहम्मद बिन कासिम ने जब 712 ईस्वी में सिंध पर अपना प्रथम सफल आक्रमण किया और वहाँ के ब्राह्मण शासक दाहिर सेन को परास्त कर दिया, तो वहाँ पर उसका जो है आकर्षण का अगला केंद्र वस्तुतः मुल्तान हुआ। मुल्तान तात्कालिक समय में स्वर्ण नगरी के रूप में जाना जाता था, अपने जो है समृद्धि के लिए दुनिया में जाना जाता था। अतः एक वर्ष पश्चात ही मोहम्मद बिन कासिम ने 713 में मुल्तान पर आक्रमण कर दिया और वहाँ से उसको अकूत धन संपत्ति हासिल हुई। वो सिंध पर
एक प्रकार से स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करने का प्रयास किया, लेकिन जब इसकी जानकारी वहाँ खलीफा अल बदर को हुई तो वो जो है इसके विरुद्ध हो गया और एक जो है उसके पतन का कारण भी बनता है। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण की जो व्यापक जानकारी हमें मिलती है वो दो पुस्तकें हैं, बिला दूरी की पुस्तक फुतूल अल बलदान और अली अहमद की पुस्तक चचनामा। ये दो पुस्तकें आप अपने मन मस्तिष्क में रखेंगे। बिला दूरी की पुस्तक है फुतूल उल बलदान और अली अहमद की पुस्तक चचनामा, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम के संदर्भ में पूरी सूचना मिली है। यहाँ पर जो है मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी है जिसने भारत में जजिया कर लगाया। जजिया कर साथियों एक गैर धार्मिक कर था जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, यानी मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य संप्रदाय और धर्म के जो लोग थे उन पर ये जजिया कर लगाया जाता था। तो ये ऐतिहासिक तथ्य परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था। तो मोहम्मद बिन कासिम जजिया कर लगाने वाला था पहला, लेकिन उसने जो है ब्राह्मणों, बच्चों, महिलाओं और दिव्यांगों को इस कर से मुक्ति प्रदान की थी। यही आगे चल करके फिरोज शाह तुगलक जो स्वयं हिंदू माँ से उत्पन्न होता है, उसकी माँ जो है रणमल की पुत्री बीबी जयला थी, फिर भी वो जो है एक कट्टर मुसलमान था, उसने जो है ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। यदि बाद में मुगल साम्राज्य में अकबर ने जजिया कर को 1563 में समाप्त कर दिया, लेकिन जब औरंगजेब 1689 में औरंगजेब जजिया कर पुनः लगा देता है, तो संक्षिप्त ये इतिहास जो है जजिया कर का प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त जो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध क्षेत्र में एक मुद्रा चलाई थी दिरहम मुद्रा, आज जो है वर्तमान के जो UAE है वहाँ की राजकीय मुद्रा है। तो दिरहम मुद्रा चलाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। मोहम्मद बिन कासिम का पतन दो कारणों से माना गया है। पहले तो ये जब वहाँ के खलीफा को ये जानकारी हुई कि वो स्वतंत्र शासक के रूप में बहुत लोकप्रिय हो रहा है सिंध पे, तो उसने जो है उसे वापस बुला लिया और उसे यातनाएं दे करके मार डाला मात्र 20 वर्ष की आयु में। लेकिन एक और जो है दृष्टिकोण ये है कि जब जो है दाहिर सेन पराजित हुआ और दाहिर सेन की दो पुत्रियां सूर्या और परिमला, ये दो पुत्रियां थी, उन दो पुत्रियों को उसने खलीफा के सम्मान में प्रस्तुत किया और इन सूर्या और परिमला को लगा कि मोहम्मद कासिम ने उसके पिता की हत्या की है, तो उसने बदला लेने के लिए, इतिहास में उल्लेख है कि उसने जब प्रस्तुत किया तो खलीफा से सूर्या और परिमला ने बताया कि मोहम्मद बिन कासिम ने पहले ही उसके कौमार्य को भंग कर दिया है, अर्थात उसकी इज्जत लूट ली है और अब वो उसके सम्मान में प्रस्तुत कर रहा है। तो इस पर जो है खलीफा बहुत नाराज हुआ और उसने जो है मोहम्मद बिन कासिम को कैद कर लिया, जेल में यातनाएं दे करके मार डाला। तो दो दृष्टिकोण है। 17 वर्ष की आयु में जो इतना शक्तिमान होता है मोहम्मद बिन कासिम, उसका पतन मात्र 3 वर्ष बाद 1720 में हो जाता है। यहाँ पर जो है अरब वासियों के संपर्क में जो भारतीय संस्कृति और व्यापार वाणिज्य का पारस्परिक आदान प्रदान होता है, कुछ भारतीय अरबवासियों से सीखते हैं और कुछ जो है अरबवासी भारतीयों से सीखते हैं। यहाँ ये जान लेना बहुत जरूरी है। तो अरबवासियों ने भारतीयों से सबसे पहले गणितीय अंक, भारत में प्रचलित जो गणितीय अंक थे, यानी 1 2 3, जो 1 2 3
भारत को ही ये जो है गौरव हासिल है कि भारत ने गणितीय अंक दिए, शून्य का आविष्कार किया और इन गणितीय अंकों को सर्वप्रथम अरब वासियों ने हिंदू अंकों के रूप में सीखा और शेष विश्व से परिचित कराया। यहाँ पर जो है जो आर्यभट्ट ने दशमिक प्रणाली अपने सूर्य सिद्धांत में दी थी, तो वो दशमिक प्रणाली और दशमलव के महत्व को भी अरबवासियों ने सर्वप्रथम सीखा और वो शेष विश्व को परिचित कराया। तो दो महत्वपूर्ण बातें जो अरबवासियों ने भारतीयों से सीखी वो ये कि गणितीय अंकों का ज्ञान, शून्य का ज्ञान और दशमिक प्रणाली जो आर्यभट्ट द्वारा प्रतिपादित की गई थी उसका ज्ञान हासिल किया। इसके अतिरिक्त जो है जो भारतीयों ने अरब वासियों से सीखा उनमें खजूर की खेती, ऊंट का पालन, ये जो है खजूर की खेती जो भारत में प्रचलित हुई वो अरब वासियों की ही देन है। और अभी तक वो ऊंट का पालन भारतीय नहीं करते थे, लेकिन अब जो है वो ऊंट का पालन भी प्रारंभ हो गया। यहाँ पर जो अरब वासियों ने भारतीय मंदिरों से जो उनका बुर्ज होता था, गोल मठ होता था, वो जो है निर्माण कला वो सीखी और मस्जिदों में वो मठ बनाने की कला भारतीयों से सीखी। साथ में जो है मस्जिदों में जैसे जो मुख्य प्रवेश द्वार वो वस्तुतः द्रविड़ शैली के मंदिरों में जो गोपुरम पाए जाते थे उनको अरब वासियों ने अपने यहाँ अपना लिया, यानी द्रविड़ शैली का जो है प्रभाव अरब तक चला गया। इस तरीके से ये सांस्कृतिक आदान प्रदान आप देख सकते हैं। इस प्रकार अरब आक्रमण और उसके पश्चात जो है उसका प्रभाव वो महत्वपूर्ण है। इसमें जो प्रश्न बनते हैं वो यही है कि पहली बात तो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ, तो 712 ईस्वी में वो जो है सिंध पर आक्रमण करता है और दाहिर सेन को पराजित करता है। दूसरा आक्रमण वो जो है मुल्तान पर करता है और वहाँ पर अद्भुत धन संपत्ति को लूटता है। उद्देश्य इसका भी धर्म का लूटपाट करना है और इस्लाम धर्म का प्रचार करना है। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण की जो जानकारी, विस्तृत जानकारी है, बिलादुरी की पुस्तक फुतूल अल बलदान और अली अहमद की पुस्तक चचनामा, ये दो पुस्तकें भी आप ध्यान में रखेंगे। साथ में उसके द्वारा जो जजिया कर लगाया गया पहली बार, ये भी जो है परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अरब वासियों ने भारतीयों से गणितीय अंक, दशमिक प्रणाली सीखी और भारतीयों ने खजूर की खेती और ऊंट पालन, साथ में जो है अरब वासियों ने मस्जिदों के जो गोल गुम्बद बनाने की कला भारतीयों से सीखी, मुख्य प्रवेश द्वार बनाने की कला भी सीखी। तो एक तो ये आधा भाग हो गया। अब देखिए तुर्क आक्रमण इसके पश्चात प्रारंभ हो जाते हैं। तुर्क मुसलमानों का आक्रमण प्रारंभ होता है। इसमें एक राजनीतिक परिवर्तन की दृष्टि से यामनी साम्राज्य की स्थापना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यामनी साम्राज्य की स्थापना अल्पतगिन द्वारा 973 ईस्वी में की जाती है और ये साम्राज्य 1030 तक अपने प्रभाव में रहता है। इसके 3 शासकों के नाम उल्लेखनीय है। पहला अल्पतगिन, फिर सुबुतगिन जो उसका गुलाम और बाद में दामाद होता है, और फिर सुबुतगिन का ज्येष्ठ पुत्र महमूद गजनवी वो जो है आ जाता है और जो यामनी साम्राज्य को शिखर पर पहुंचा देता है। यामनी साम्राज्य के जो शासक हैं वो भी भारत की समृद्धि से आकर्षित होकर के धन लूटपाट के लिए भारत आते हैं। इसमें अल्पतगिन द्वारा प्रयास होता है लेकिन वो असफल होता है। सुबुतगिन उस समय एक हिंदू शाही शासक है जयपाल, वो जयपाल पर आक्रमण करता है और जो है वहाँ पर वो प्रयास करता है किंतु उसकी सफलता अस्थायी रहती है। जो सबसे बड़ी उपलब्धि है गजनी साम्राज्य की या यामनी साम्राज्य की राजधानी गजनी होती है जो वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित है। यहाँ पर महमूद गजनवी को ये कहा जाता है कि उसने भारत पर
1000 से 1027 के मध्य 17 आक्रमण किए। एक इतिहासकार हैं हेनरी एलियट ने लिखा है कि महमूद ने भारत पर 17 आक्रमण किए। अन्य इतिहासकार भी इस बात से सहमत हैं, लेकिन यहाँ पर हम साथियों 17 आक्रमण पूरे नहीं पढ़ेंगे। इसमें जो 5 महत्वपूर्ण आक्रमण हैं उन पर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे और उन्हीं से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। पहला तो ये है कि गजनी का जो प्रथम आक्रमण हुआ था वो जो है हिंदू शाही शासक पर हुआ था 1000 ईस्वी में। इसके पश्चात जो है वो 1001 ईस्वी में हिंदू शाही शासक जयपाल पर आक्रमण कर देता है, और इससे पहले जयपाल पर आक्रमण सुबुद्दीन ने किया। जयपाल इस आक्रमण से बहुत अपमानित महसूस करता है और वो आत्महत्या कर लेता है। इसके पश्चात जो आक्रमण बीच में हुए हैं, लेकिन 1008 का जो आक्रमण है, जो जयपाल के पुत्र वो भी हिंदू शाही शासक है आनंदपाल, वो वहिंद के निकट महमूद गजनवी के साथ भिड़ता है, लेकिन वो पराजित होता है। इसके पश्चात जो बड़ी उपलब्धि कह लीजिए, क्योंकि यहाँ पर संयुक्त शक्तियों को पराजित करने में सफल हो जाता है महमूद गजनवी। थानेश्वर हरियाणा में 1014 ईस्वी में वो जो है मथुरा अवध ये जो संयुक्त शक्तियां हैं उन्हें पराजित कर देता है, अकूत धन संपत्ति को लूटता है। तो ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो है जो एक कन्नौज का शासक एक राजपाल पर आक्रमण कर देता है 1018 में, और इस आक्रमण के दौरान वो जो है मथुरा और अन्य धार्मिक स्थानों, मथुरा वृंदावन आदि जगहों के 1000 मंदिरों को तुड़वा देता है। और 1000 मंदिरों को तुड़वाने के साथ साथ वो जो है वहाँ पर मूर्तियों को तुड़वा देता है। इसीलिए वो जो है महमूद गजनवी एक उपाधि भी धारण करता है, बुस्सिकन का शाब्दिक अर्थ है मूर्ति भंजक, क्योंकि वो जो है इस्लाम में जो है कोई मूर्ति पूजा नहीं है, वो निर्विकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। और जो है यहाँ पर मूर्ति के भंजन का कारण वही था, क्योंकि वो मूर्तियों की पूजा नहीं करते थे। तो 1000 मंदिरों को तोड़ा और वहाँ पर मूर्तियों को तोड़ने का ये जो है कार्य किया महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी कितना भी महान कहा जाए वामपंथी इतिहासकारों द्वारा, लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि 1021-22 में 1 वर्ष तक युद्ध चला था, और एक चंदेल शासक विद्याधर ने महमूद गजनवी का प्रबल प्रतिरोध किया था। विद्याधर का सम्मान सहित नाम लिया जाना चाहिए, और एक बार वो जो है भारत भूमि पर महमूद गजनवी को पराजित करने में भी वो सफल रहा। तो हमारा जो है नायक वस्तुतः विद्याधर होना चाहिए, जिसने इतनी बड़ी शक्ति के साथ लोहा लिया और कालिंजर के किला, जो बांदा का कालिंजर का किला है, उसे इतिहास में अभेद्य दुर्ग कहा गया है। उस कालिंजर के किले में महमूद गजनवी की सेना 1 वर्ष तक घेरा डाले रही, लेकिन वो उस किले का कोई बालबाका नहीं कर सकी उसकी सेना। उस समय वहाँ पर कीर्तिराज नामक एक शासक था, और ऐसे में वो जो है विद्याधर के साथ एक प्रकार की जो संधि की थी। गजनवी ने 15 किले समझो विद्याधर को उपहार स्वरूप दिए। तो यहाँ पर इतिहासकारों ने भले ही विद्याधर को जो है चंदेल शासक विद्याधर को बहुत ज़्यादा महत्व न दिया हो, लेकिन जो लगातार जीत रहा हो उसे भारतीय भूमि में पराजित करना, धूल चटाना, तो निश्चित रूप से विद्याधर एक भारतीय इतिहास के एक अच्छे नायक के रूप में उन्हें याद किया जाना चाहिए। साथियों, अब जो 16वां आक्रमण है 1025 में
ये अत्यंत महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। यहाँ सोमनाथ मंदिर जो जो है प्रभासपट्टनम गुजरात में स्थित है। इस मंदिर को 1025 में लूटा और उस समय वहाँ का शासक था चालुक्य सोलंकी वंश का शासक भीम प्रथम। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भीम प्रथम चालुक्य सोलंकी वंश का शासक था। उसने जो है यहाँ पर जो कोई बड़ी उपलब्धि यद्यपि भीम प्रथम को नहीं मिली, और यहाँ पर क्या था कि महमूद गजनवी ने बड़ी निर्ममता से महिलाओं और बच्चों की हत्या करा दी थी। तो ये जो पुरुष सेना थी भीम द्वितीय की, भीम प्रथम की, उनको लगा कि भाई जो है महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए वो थोड़ा पीछे हटे, क्योंकि ये बहुत निर्मम होते थे, निर्दयी होते थे ये लोग। और जब जो है पुरुषों को नीचा दिखाना होता था या पुरुष सैनिकों को नीचा दिखाना होता था तो महिलाओं और बच्चों को भी निशाना बनाते थे। तो यहाँ पर जो है जब सोमनाथ मंदिर को लूटा, वहाँ के मंदिर को ध्वस्त कर दिया, वो अकूत धन संपत्ति को लेकर के गजनी लौट रहा था। तो जाटों ने राजस्थान में वो जो धन लूट करके जा रहा था उसे लूटने का प्रयास किया, उसके धन को, और बड़ी मात्रा में धन लूटने में भी सफल रहे। गजनी को लगा कि अगर हम इनसे जाटों से उलझेंगे तो शायद सब लूटा हुआ धन यही रह जाए, अतः वो बचकर निकल गया। बाद में जो अंतिम आक्रमण 1027 में 17वां आक्रमण जाटों पर ही उसने किया। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये 5-6 युद्ध जो है महत्वपूर्ण है, उसके आक्रमण महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अब यहाँ पर जो महमूद गजनवी ने 17 आक्रमण किए, उसके क्रम में उसके साथ कुछ साहित्यिक व्यक्ति भारत आए, जैसे अलबरूनी ने किताबुल हिंद या तहकीकात हिंद या तारीख हिंद की रचना की। अलबरूनी पहला मुसलमान था जिसने भारत में संस्कृत और वेदों का अध्ययन किया। वो जो है संस्कृत भाषा का अध्ययन करने के पीछे उसका उद्देश्य था कि भारत की वास्तविक स्थिति क्या है। भारत की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए उसने इस भाषा का अध्ययन किया था। और ये जो है तात्कालिक इतिहास की एक प्रमाणिक कृति है किताबुल हिंद। इसके पश्चात जो है शाहनामा, फिरदौसी की रचना है शाहनामा। इस रचना में यद्यपि पर्सिया के सम्राट के इतिहास का उल्लेख है, फिर भी फिरदौसी ने भारत के तात्कालिक भारत की जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दशा थी उस पर यदा कदा उसमें स्थान स्थान पर उल्लेख किया है। उत्बी महमूद गजनवी का राजकीय इतिहासकार था और जो है दरबारी कवि भी था। उत्बी ने जो है तारीखे यामिनी की रचना की और ये तारीखे यामिनी तात्कालिक भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक राजनीतिक दशा का व्यापक उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त तो वैहाकी उसके साथ भारत आया। यद्यपि वैहाकी द्वारा रचित पुस्तक तारीख सुबुद्दीन वो महमूद गजनवी के पिता के काल के इतिहास का उल्लेख है, लेकिन यहाँ पर जो है उसकी किताब को भी याद रखना वो उपयोगी साबित होगा। महमूद गजनवी के संदर्भ में आपने देखा कि गजनवी को जो है गजनवी ने 17 आक्रमण किए और कैसे उसने जो है यहाँ की धन संपदा को लूटा और कैसे जो है इस्लाम धर्म प्रचार हेतु उसने कार्य किए। यहाँ पर इतिहासकार नेलपुल का एक जो है स्टेटमेंट है कि महमूद एक महान सेनानी, प्रशंसनीय, साहसी, अविजयी शासक, मानसिक और शारीरिक शक्ति रखने वाला व्यक्ति था। लेकिन साथियों ये केवल जो है इतिहासकार नेलपुल ने भले महमूद गजनवी के
सम्मान में बड़े विशेषण जोड़े हों, लेकिन उसकी जो है पहचान एक धन लुटेरे के रूप में ही होनी चाहिए। और भारतीयों को चाहिए कि अपने नायक के चयन में सावधानी बरते। उनके लिए तो नायक जो है विद्याधर, जो भारतीय भूमि पर उसका प्रबल प्रतिरोध किया, वो होना चाहिए। साथियों, मैं इसी के क्रम में आगे बढ़ूंगा। गजनवी से जो भी तथ्य थे वो बिल्कुल स्पष्ट कर दिए गए। और अब जो है अगला जो तुर्क आक्रमणकारी है वो शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, यामनी साम्राज्य का अंत होता है और गजनी पर जो है अधिकार कर लेता है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी भी भारत की समृद्धि से आकर्षित होकर के आक्रमण करता है और उसका जो प्रथम आक्रमण होता है वो 1175 में मुल्तान पर उसका प्रथम आक्रमण होता है और वो इस पर सफलता भी हासिल करता है, उस क्षेत्र पर अपना अधिकार भी कर लेता है। 1178 में वो जो है भारत भूमि पर पहली बार पराजित होता है। भारत भूमि पर भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय की मां नायिका देवी से मोहम्मद गोरी पराजित होता है। ये ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय कब हुई। तो पहली पराजय वो जो है भीम द्वितीय की मां नायिका देवी ने उसे माउंट आबू पर्वत पर हुए एक युद्ध में पराजित किया और उसको मुंह की खानी पड़ी। वो अपमानित होकर के वापस उसको लौटना पड़ा। लेकिन फिर भी वो जो है 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध, जो है पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का शासक होता है। ये पृथ्वीराज चौहान वस्तुतः पृथ्वीराज तृतीय है और एक शक्तिशाली शासक के रूप में इसकी ख्याति है। ये जो है तराइन के प्रथम युद्ध में जब मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान का सामना होता है तो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से पराजित हो जाता है और पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गोरी पराजित होता है और मोहम्मद गोरी युद्ध के मैदान में जब पीठ दिखा करके भाग रहा होता है तो अपने उदार हृदय के चलते पृथ्वीराज चौहान उस पर आक्रमण नहीं करता, क्योंकि भारतीयों की यही महानता है कि वो जो है एक व्यापक दृष्टिकोण रखते हैं, वो युद्ध के नियमों का भी पालन करते हैं। अब पीठ दिखा करके भाग रहे शत्रु पर वार करना उचित पृथ्वीराज चौहान ने नहीं समझा। हालांकि ये उसकी बड़ी भूल साबित हुई और एक वर्ष पश्चात तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पुनः जब पृथ्वीराज का सामना किया तो पृथ्वीराज चौहान को पराजित होना पड़ा। यहाँ पर एक इतिहास को थोड़ा सा जोड़ना होगा। कन्नौज के शासक जो जयचंद है, जयचंद पहले पृथ्वीराज के साथ अनेक युद्धों में भाग लेता है, पृथ्वीराज चौहान का मित्र होता है, किंतु जब जो है जयचंद की पुत्री संयोगिता वो पृथ्वीराज चौहान से प्रेम विवाह कर लेती है तो उससे जो है असंतुष्ट जयचंद ने पृथ्वीराज के विरुद्ध षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिया और 1191 से 1192 के मध्य कई युद्धों में उसके अनेक योद्धाओं को समाप्त कर दिया। और इधर जयचंद ने मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया कि यदि वो जो है दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है तो जयचंद उसका साथ देगा। तो यहाँ पर जो है मात्र एक वर्ष पश्चात 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और इस युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान पराजित होता है और मोहम्मद गोरी उसे लेकर के गजनी जाता है। यहाँ पर मैं थोड़ा और जोड़ना चाहूँगा कि तराइन का एक तीसरा युद्ध भी हुआ है 1215 में।
ऐतिहासिक दृष्टि से इन 3 युद्धों को याद रखना चाहिए। तो 1215 में इल्तुतमिश ने एल्दौज को पराजित किया है, ये तराइन के मैदान में। तो तराइन का तृतीय युद्ध भी आप ध्यान रखेंगे 1215 में। यहाँ पर जो है 1194 में पुनः मोहम्मद गोरी आता है और वो जयचंद, जो कन्नौज का शासक हुए जयचंद, उसे जो है चंदावर के युद्ध में पराजित कर देता है। यानी वो जो है मित्र धर्म का निर्वहन मोहम्मद गोरी नहीं कर रहा है। जिसने जो है जिस जयचंद ने गोरी का सहयोग किया था उसको ही जो है चंदावर के युद्ध में पराजित कर देता है। इसके पश्चात तो वो उसके 4 प्रमुख सेनापति होते हैं। वो जो है एल्दौज, कुबाचा, ऐबक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका गुलाम होता है, बख्तियार खिलजी, ये 4 जो है वो अपना उत्तराधिकारी के रूप में यहाँ के क्षेत्रों को विभाजित कर देता है, जो विजित क्षेत्र है। क्योंकि मोहम्मद गोरी ही भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। वो जो है क्योंकि गजनवी का कोई उद्देश्य नहीं था यहाँ पर शासन स्थापित करने का, उसका प्रमुख उद्देश्य केवल लूटपाट करना था या इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। लेकिन गोरी ने अपनी नीति बदली और उसने न केवल यहाँ पर लूटपाट किया, इस्लाम धर्म का प्रचार किया, बल्कि उसने जो है यहाँ पर स्थायी राज्य की भी नींव डाल दी। यहाँ पर जो है सबसे आखिरी बार 1206 में वो खोखर जातियों के विद्रोह का दमन करने वो भारत आता है मोहम्मद गोरी। और ये जो है कहा जाता है कि जब पृथ्वीराज चौहान को ये गजनी कर गया तो पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी कवि है चंद्रबरदाई, वो भी पीछे पीछे वो गजनी पहुंचा और वहाँ पर जो है वो मोहम्मद गोरी को विश्वास में ले लिया और उसके दरबार में जो है उसने ये कहा कि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर है और ये जो है उसकी कला को देखा जाना चाहिए। इस कला को देखने के लिए गोरी ने जो है कहा कि भाई पृथ्वीराज चौहान को अवसर दिया जाता है कि वो शब्द भेदी बाण चलाए। इससे पहले जो है आप जानते हैं कि गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखें गर्म सलाखों से उड़वा दी थी। तो जो है अंधा पृथ्वीराज चौहान की इस कला को उसके मित्र और उसके दरबारी कवि चंद्रबरदाई, जिसका उल्लेख पृथ्वीराज रासों में इस घटना का व्यापक उल्लेख है कि जो है वो शब्द भेदी बाण चला लेता था। और जो है जब इस कला के प्रदर्शन की बात कही गई तो गोरी इसके लिए तैयार हो गया। चंद्रबरदाई उसके करीब खड़े होकर के उसने जो है ध्वनि उत्पन्न की और कहा कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रधान, तापर है सुल्तान मत चूके चौहान। और पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण चला दिया जिससे मोहम्मद गोरी की मौत हो गई। ये जो है ऐतिहासिक तथ्य पृथ्वीराज रासों में वर्णित है, लेकिन कुछ वामपंथी इतिहासकारी मानते हैं कि इस घटना का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। फिर भी हम कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान हमारा नायक है और उसकी जो उपलब्धियां हैं पृथ्वीराज का महिमा मंडन किया जाना चाहिए, न कि गोरी का, क्योंकि गोरी की पहचान एक लुटेरे के रूप में है और पृथ्वीराज चौहान एक उदात्त हृदय शासक था और उसकी यद्यपि समाधि आज गजनी में ही स्थित है। इतिहास में जो पृथ्वीराज चौहान को सम्मान मिलना चाहिए शायद वो उन्हें जो है नहीं नसीब हुआ, लेकिन हमारे युवकों को चाहिए कि नायकों के चयन में बहुत सावधानी बरतें। यहाँ पर जो है राज्य विभाजित कर दिया कुतुबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने और कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है दिल्ली का मतलब राज्य दिया, लाहौर उसने अपनी राजधानी बनाई और अपने अल्प शासन में बड़े कार्य किए। यहाँ एक उल्लेखनीय बात है कि जो सैन्य अभियान की जिम्मेदारी
घोरी ने दे दी थी बख्तियार खिलजी को। तो बख्तियार खिलजी वो जो है बड़े अभियान चलाए और गया तक पहुंच गया था। और गया बिहार में जब वो बीमार हो गया तो उसके जो नीम हकीम थे वो उसकी बीमारी के कारण को समझ नहीं पाए, और जब उसकी हालत मरणासन्न होने लगी तब उसके किसी एक सिपा सालार ने कहा कि यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय के एक वैद्य हैं जो निश्चित रूप से आपकी बीमारी को ठीक कर देंगे। तो जो है उन्हें आमंत्रित किया गया वैद्य जी को, और वैद्य जी जब पहुँचे तो बख्तियार खिलजी ने कहा कि मैं वैद्य जी आपसे ठीक तो होना चाहता हूँ, लेकिन आप कि कोई भी दवा मैं नहीं ग्रहण करूंगा। तो वैद्य जी इसके लिए भी तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मेरी कोई दवा ना ग्रहण करना, लेकिन आपकी ही अपनी धार्मिक पुस्तक जिसे जो है कुरान कहते हैं, आप उसका एक एक पेज अध्ययन करें, तो आप जैसे ही आखिरी पेज पर पहुंचेंगे आप निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। और बताते खिलजी इसके लिए तैयार हो गया और वो जो है एक एक पेज पलटता था और जो है उंगली से जवान में लगाता था। तो क्या हुआ कि जब आखिरी पेज पर पहुंचा और वो उससे ठीक हो गया। जब ये बात वो पूरी तरीके से ठीक हो गया तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उसके एक सिपा सालार ने बताया कि हुजूर जो है वैद्य जी ने इस जो है कुरान के पृष्ठों पर वस्तुतः औषधि लेप लगा दिया है, और जब आप पेज पलटते थे और जवान में उंगली आपकी छूती थी तो उसी से वो औषधि पहुंच जाती थी जिससे आप ठीक हो गए। तो इससे वो बहुत प्रभावित हुआ और उसने कहा कि जो देश इतने जो है विज्ञान वैज्ञानिक अनुसंधान में इतने आगे है उस देश पर राज करना बड़ा मुश्किल है। अतः उसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय जो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र पढ़ते थे, और जो है उस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में लगभग 3 लाख पांडुलिपियाँ थी, क्योंकि प्रेस पहले था नहीं, प्रेस तो पुर्तगालियों ने 1557 में भारत में लाए थे। उससे पहले केवल हस्तलिखित प्रतियाँ होती थी पांडुलिपियों के रूप में, उसमें उसने पुस्तकालय में आग लगवा दी और पुस्तकालय धू धू करके जलता रहा, धुआं कई महीनों उठता रहा, ऐसा इतिहासकारों ने उल्लेख किया है। इस अग्निकांड में से भारत के का अप्रतिम साहित्य नष्ट हो गया, और जो है यदि होता तो शायद भारत विश्व गुरु, भारत की शान दुनिया में और होती। साथियों, आगे के इतिहास में हम पुनः लेंगे दिल्ली सल्तनत को और उसके 5 राजवंशों को लेंगे। क्रमिक रूप से हमारा ये कक्षाएं जारी रहेंगी। आप सभी लोग लगातार जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका ज्ञानवर्धन होगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको आसानी से सफलता हासिल होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।